देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ से क्या है कि जब भी रीजनिंग आएगी ना, तो नया एक तरीका है ये। जब भी रीजनिंग आएगी यानी एक्सप्लेनेशन, तो मैं पेज नंबर आपको बताऊंगा कि आपको ये कहाँ से पढ़नी है। पेज नंबर 333, मगर इसमें एक सीन है। अगर ओल्ड बुक है तो 333 है, नई बुक में 8 पेज ऐड कर देना, 341। ठीक, अब सुनिए, आराम से देखना है। हम नाइट्रेशन करेंगे फिनॉल का। और उसमें एक चीज देखते हैं। देखो, नॉर्मली जब हम किसी का नाइट्रेशन करते हैं, जैसे फिनॉल, ध्यान से देखना, ये उतना आसान नहीं है। जब हम किसी का नाइट्रेशन करते हैं जैसे फिनॉल, पहले जब हम किसी का नाइट्रेशन करते थे तो हम डालते थे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। मगर हाँ, और इससे ये भी ध्यान रखो कि OH है क्या। OH प्लस R इफेक्ट शो करता है। अब मान लो किसी को ये बात नहीं पता है, तो रेस्ट इन पीस सुना है, वही वाली बात है। तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा NO2। नॉर्मल प्रोडक्ट समझ रहे हैं आप, एक बार NO2 ऑर्थो पे जाएगा, एक बार NO2 पैरा पे, नॉर्मल प्रोडक्ट में। मगर इसमें एक चीज देखिए, इसमें आपको H2SO4 भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेला कंसंट्रेटेड HNO3 डालें तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि NO2 3 जगह जुड़ जाएगा। और ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें कोई एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं मिला। इसे कहते हैं, सुनना सारी बातें, बस सुनते रहो, इसमें कुछ नहीं बोलना है बीच में। इसे कहते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यानी 3 जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां से H हट गया, यहां से यहां। और अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, याद कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको। लो टेम्परेचर, अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालते हैं लो टेम्परेचर, तो आपको यूजुअल प्रोडक्ट मिलेगा। ये NO2 ऑर्थो पर, और ये NO2 पैरा पर। यानी ये तो आपने सीखा है कि कौन सी चीज कब डालनी है। जब आपको ये भाई साहब चाहिए हो, नाम लिख लें, वैसे नाम हम लिखेंगे बाद में, लेकिन कोई नहीं, लिख लेते हैं हम, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका नाम है फिनॉल, और ये है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा नाम भी है पिक्रिक एसिड, इन शॉर्ट। प्यार से कहते हैं इसे, ओ बेटा पिक्रिक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल।
तो ये आपने कुल मिलाकर ये कुछ समझा नहीं है आपने, लेकिन बस आप ये समझ गए हैं कि कंसंट्रेटेड से क्या बनेगा और डाइल्यूट से क्या। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसमें चेंज क्या आ गया है, आपने वो देख लिया? पहले ये बताइए, आपने इसमें अंतर समझ लिया कि क्या अंतर आया है? तभी तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या आएंगे। जल्दी भाई। हाँ, डाइल्यूट में एक ही आएगा। ये थोड़ी कोई बात है। ये समझना है कि वैसे जब हम NO2 जोड़ते थे यानी नाइट्रेशन करते थे, तो हम डालते थे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये समझना है, पहले ये बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या अंतर है पिछले वालों से? बस रीजनिंग क्या समझाऊंगा मैं? रीजनिंग तो तभी समझाऊंगा ना मैं, जब ये पता चलेगा कि ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, अंतर क्या है। हाँ, तो हमें ये सीखना है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, यानी 3 जगह NO2 क्यों जुड़ा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक जगह ऑर्थो पर और पैरा पे? हमें ऑर्थो और पैरा पे लाने के लिए डाइल्यूट क्यों डालना पड़ रहा है? वैसे तो हमने क्लोरोबेंजीन के केस में तो हमने यहाँ पर डाला था कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, और उसमें एक बार ऑर्थो पर आया था NO2 और एक बार पैरा पर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आप सुनिए। ऐसा इसलिए है, बहुत सिंपली याद रखना, ऐसा इसलिए हो रहा है कि दरअसल जो बेंजीन रिंग पर OH होता है, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी है बहुत। अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन है बहुत इरिटेटिंग। फिनॉल, जो फिनॉल होता है ना, डायरेक्ट याद करना उसे, इसका ना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होता है। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि रिंग को ना काफी मन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, काफी ज्यादा। या फिनॉल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा समय तक, जो इलेक्ट्रॉन फिनॉल देता है रिंग को, वो ज्यादा समय तक रिंग के अंदर रहते हैं। और एक सिंपल सी बात, आपको कहना है कि फिनॉल रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बहुत ज्यादा, जिससे रिंग पर बहुत ज्यादा नेगेटिव बन जाता है। और ऐसे में हम कहेंगे कि रिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, रिंग गेट हाईली एक्टिवेटेड। रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने का मतलब होता है ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाना। अब अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 में नाइट्रिक एसिड ज्यादा होता है, एक सिंपल सी बात करते हैं हम। और ऐसे में NO2 बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्या बनाते हैं? प्लस NO, नाइट्रेशन में बनता क्या है? प्लस NO2। और मोर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है समवट ज्यादा प्लस NO2 प्रोड्यूस हो सकते हैं। और अगर NO2 एक जगह जुड़ जाए,
तो क्योंकि रिंग पर काफी नेगेटिव चार्ज है, तो एक जगह NO2 जुड़ने पर भी, यानी एक जगह प्लस चार्ज जुड़ने पर भी रिंग सेटिस्फाई नहीं होती। अभी भी रिंग और प्लस NO2 को जोड़ सकते हैं क्योंकि रिंग पर काफी नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे में होता क्या है कि रिंग एक और NO2 जोड़ लेती है, और अभी भी रिंग में कैपेबिलिटी बचती है एक NO2 और जोड़ने की, तो रिंग एक और NO2 जोड़ लेती है। तो इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, और फिर ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो हमें नॉर्मली चाहिए या जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं जिनके बारे में। अब इसमें एक चीज समझिए कि जैसे मैंने ये 100 मॉलिक्यूल लिए, ऐसे समझना, तो 100 के 100 इसमें नहीं बदल गए हैं। कोई कोई ऐसा है जिसमें 2 जगह NO2 आया है, कोई कोई ऐसा है जिसमें एक जगह NO2 आया है, या तो यहां या तो यहां, यानी कई प्रोडक्ट बन रहे हैं साथ में। एक में 2 जगह NO2 है, लेकिन ज्यादातर ये बन रहा है। साथ में डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 2 जगह NO2, मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी एक ही जगह NO2, या तो यहां या तो यहां बनता है, लेकिन मेजॉरिटी इसकी है, ज्यादातर मॉलिक्यूल इसके, जैसे 60-70 मॉलिक्यूल इसमें बदल रहे हैं पिक्चरिक एसिड में। अब ऐसे में जब आप डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में प्लस NO2 थोड़ा कम बनता होगा और स्लो बनते होंगे क्योंकि नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल कम है। तो ऐसे में ये चांस बढ़ जाता है कि NO2 एक जगह जुड़े, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में प्लस NO2 अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो 3-3 जगह हर बार जुड़ना उतना पॉसिबल नहीं है इस बार। तो फिर आपको ये मिलने लगता है। लेकिन क्या सारे मॉलिक्यूल इसमें बदल जाते हैं? नहीं, समझ गए हो? ज्यादातर ये मिल जाएंगे आपको क्योंकि प्लस NO2 आपने कम रखा है, लेकिन अभी भी इसमें भी ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें 2 जगह NO2 है, 3 जगह NO2 है। कुल मिलाकर जब फिनॉल का नाइट्रेशन करना होता है तो प्रोसेस उतना बढ़िया नहीं रहता है। आइए बात समझ में या नहीं? जल्दी बताओ, और ज्यादातर बच्चे बता दो भाई, ये चक्कर नहीं चलेगा, ये कहीं और करना, ये चुप बैठने वाला। जब मैं पूछूंगी बताओ तो बताना है। हाँ, पैरा पे आएगा। है ना? तो एक तो ये चीज हो गई। पेज नंबर लिख दिया है मैंने भाई, फोकस करना। देखो कोई भी चीज फालतू में नहीं लिखता हूं मैं, पेज नंबर लिख दिया है मैंने, इस पे फोकस करना है, इस बात पर। हमेशा ऐसा नहीं है कि पेज नंबर लिखेंगे, 2 NO2 आ जाएंगे, एक ही जगह पे 2 नहीं आएंगे। एक ही जगह पे 2 आएंगे तो फिर रिपल्सन होता है ना, 2 एक ही जगह पर नहीं। एक NO2 यहाँ, एक यहाँ, ऐसा हो सकता है 2 आ जाए। हाँ 2 आ, तो कितनी बार बोल तो रहा हूं मैं भाई, बोल रहा हूं मैंने 5-6 बार बोल दी ये बात कि 2 जगह NO2 आ जाए, 2 जगह NO2 आ जाए, सुनते नहीं हो क्या? 5-6 बार बोला मैंने। अब सुनो, एक क्वेश्चन है इस पर, जितने भी क्वेश्चन है वो पेपर में या तो आएंगे या आ चुके हैं या NCERT के पीछे के क्वेश्चन है। कोई भी चीज फालतू नहीं है, किसी को यहाँ पर IAS और IPS की तैयारी नहीं करवाई जा रही है। सिर्फ वही बता रहा हूं जो सिंपली बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तब ये इतना है। सुनो, तो न तुम जानो न हम, ये सुनना पड़ेगा क्योंकि अब ये मेरी जुबान पे आ गया है। क्यों चलती है पवन, क्यों घूमे है गगन, क्यों मचलता है मन। हाँ,
एक क्वेश्चन है, वाई, अरे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा जरूर, ये कहते कहते मेरी जिंदगी बीत रही है। इज स्टीम वोलेटाइल while para-nitrophenol is not steam volatile. Yeah, it's less steam volatile. देखो आज ये समझाना कि स्टीम वोलेटाइल क्या होता है ये तो पॉसिबल नहीं है, और इतना मेरे में दिमाग भी नहीं है सच में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, जो जल्दी बॉइल हो जाए, यानी जो जल्दी वेपर में बदल जाए। यानी वो ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल्दी वेपर में बदल जाता है और पैरानाइट्रोफिनॉल उतनी जल्दी वेपर में नहीं बदलता है। ये बड़ा छोटे लेवल का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यही तो होता है, OH। इस पे जुड़ा है NO2। NO2 को खोल के लिख रहा हूं। हाँ सुनो, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तुम्हें पता ही है ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और यहाँ भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। अबे फॉर्मल चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को उतनी पावरफुली अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसका एक रीजन है, ये प्लस इस माइनस को अगर अट्रैक्ट करता तो ये दोनों आपस में मजबूती से जुड़ जाते, मगर इस प्लस के ये माइनस ज्यादा करीब है तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी ये एक दूसरे को भूल जाते हैं और अपने में ही बिजी हो जाते हैं, और ऐसे में इन्हें अलग करना आसान हो जाता है। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी चीज को हाइड्रोजन बॉन्ड तब कहते हैं जब एक मॉलिक्यूल में H प्लस दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन O-। जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो उस पे प्लस चार्ज हो, दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हो उस पे माइनस हो, और एक मॉलिक्यूल का H प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के O- को अट्रैक्ट कर ले। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह है, मगर वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही ये काम हो रहा है तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो अब इन दोनों के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब पैरा में देखते हैं क्या होता है। भाई ऐसे ही सुनना आराम आराम से, है ना। हमको क्या है कि कोई खिचड़ी नहीं पकानी है। हाँ, ये है फिर से OH। इस बार इधर बना लो थोड़ा सा। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये नेगेटिव, ये H प्लस। अच्छा, इसमें ये H प्लस उस O- को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, काफी डिस्टेंस है इनके बीच। तो H प्लस, तो ऑप्शन ये बचता है O- के पास कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के H प्लस को अट्रैक्ट करने लगता है।
और इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है इस अट्रैक्शन से, जबकि इन दोनों ने आपस में तो ये अट्रैक्शन नहीं बनाया, अपने अंदर ही अंदर ये अट्रैक्शन बनाया हुआ है। आ रहा समझ? इसलिए इसे वेपर में बदलना कठिन है और इसे वेपर में बदलना आसान है। आया समझ कि नहीं आया? जल्दी। अभी देखो लंबा काम है, सुनते रहोगे। जब कहीं कोई काम लंबा होता है ना, तो मैं उसे उतने ही धीरे क्यों करता हूँ पता है? जब भी कोई टॉपिक लंबा होता है, बोरिंग होता है, तो मैं उतना ही स्लो समझाता हूँ। क्योंकि जब भी देखो, पता है मेरे गांव जाने का सफर जो है ना, वो 500 किलोमीटर का है। मैं कानपुर सिटी में रहता हूँ और मेरा मकसद भी यही है कि ये जगह छोड़ के वहां चले जाना। रियली तुम्हें ये मतलब दिल्ली बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन मेरे को इसमें कोई बिल्कुल रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे को तुम कुछ पैसा दे दो ना, जैसे मान लो 50-60 लाख, तो मैं दिखूंगा नहीं तुम्हें अगले दिन से यहाँ पर। इतना ही बस, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये समझो कि जब मैं वहां जाता हूँ तो 500 किलोमीटर का सफर होता है। तो जब सफर इतना लंबा होता है स्लीपर में, तो मैं क्या करता हूँ कि ये सोचता नहीं हूँ कि ये कब खत्म होगा। हाँ, मधुसूदन भी कह रहा है गाँव अच्छा लगता है। मेरा गाँव और वो शहर मिक्स है। हाँ, तो जब ज्यादा बोरिंग टॉपिक हो तो उसमें स्लो देखते रहो बस, जो समझाया जा रहा है। हाँ तो सुनिए, लेकिन समझना बड़े अच्छे से। अब ये आज से मैं रीजनिंग बता रहा हूँ ना, एक दो क्लास में मैं रीजनिंग नहीं बताऊंगा। बस समझ लो, उसके बाद रीजनिंग ही रीजनिंग है। जिनके मतलब खुजली हो रही थी ना कान में कि सर रीजनिंग नहीं बता रहे हैं कन्वर्जन, अब देखना क्या बताते हैं सर। मिटा दूं? मिटा रहा हूँ। हाँ सुनो, ये है आपका फिनॉल। अच्छा, ब्रोमिनेशन के लिए हम ये डालते थे Br2 + FeBr3। याद नहीं है तो मैंने कहा ना, रेस्ट इन पीस। वैसे हम ये डालते थे और इसमें ये बनता था कि आपका जो ब्रोमीन है वो ऐसे आ जाता था, एक जगह यहाँ Br। ये नॉर्मल था कि ये नॉर्मली होता है। ये नॉर्मली होता है। लेकिन अगर आप आज ऐसी Br3 डालेंगे, या ऐसा समझ लीजिए अभी फिलहाल आपको यहाँ FeBr3 की कोई जरूरत नहीं है। आपको डालना है Br2 + CH2। ये सब बताऊंगा मैं, सुन लो कहानी क्या है पहले, वो तो सुनो। तब ये बनेगा, FeBr3 से नहीं बनेगा। इवन अगर आपने Br2 in FeBr3 या Br2 in H2O, तो ना दोनों पे सवाल आता है, डाला तो ये बनेगा। तो ये तो तुम समझ गए अब कि 3 जगह Br क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आपको तुम्हें पता लग गया है कि फिनॉल क्या करता है। लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा है मन में कि FeBr3 क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। तो पहले तो मुझे ये बताओगे, ये मतलब इसमें आखिरी चीज समझाऊंगा मैं, खत्म हो जाएगा जल्दी, 10 मिनट लगाऊंगा मैं। आप मुझे पहले ये बताएंगे, आपके समझ में आ रहा है कि पहले जो हम ब्रोमिनेशन करते थे और इस ब्रोमिनेशन में क्या डिफरेंस है?
जल्दी समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? भाई जल्दी बताओ, क्या आपके ये समझ में आ गया कि क्या अंतर आ रहा है पहले में और अब में? तभी तो मैं कुछ समझाऊंगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा क्या जब यही समझ में आया कि अंतर क्या है। हाँ, तो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या अंतर आ रहा है। नहीं, सीएल नहीं लगा था पहले वाले में, हम ये डालते थे Br2 इन FeBr3, और पहले में यहाँ सीएल था, है ना, और हम ये डालते थे तो ये बनता था एक जगह Br ऑर्थो पर एक पैरा पे। अब की बार क्या हो रहा है कि जब हम ये डालते हैं तो 3 जगह Br आ जाता है। ये भी याद रखना, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा ना, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। हाँ, तो पहले पता है हमें क्या सीखना पड़ेगा कि Br2 और FeBr3 का क्या काम है, स्क्रीनशॉट लो भाई। लास्ट में मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है, उससे पहले जाना नहीं यहाँ से। आपके क्वेश्चन नहीं होंगे वरना कन्वर्जन जो इसके हैं। हम्म, अब सुनो, देखो Br2 के साथ FeBr3 क्यों? बड़ा आसान है ये, लेकिन मैं इस वे में लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखो, FeBr3 ना एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें ये 3 Br है। जो आपका आयरन है ना, उस पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, शेयरिंग करने के बाद 6 हो गए, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी बात, ब्रोमीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयरन के कंपेयर में, तो ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचती है। एक तो आयरन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, दूसरा आयरन 3 ऐसे एटम्स से जुड़ा है जो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयरन जो है वो हाईली पॉजिटिव हो गया है और हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो आयरन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ये आपका Br Br बॉन्ड है, तो आयरन क्या करता है कि Br Br बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना 2 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 और 2। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये और ये भी आपस में जुड़े रहें और ये भी इस बॉन्ड से जुड़ जाए। हो ये सकता है कि ये जो Br है ये तो अलग हो जाए और ये Br बॉन्ड के साथ इससे जुड़ जाए, ऐसी 1 2 3 4 Br। अब ये जो Br अलग हुआ है इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका नुकसान हो गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके यहां जुड़ गया। तो यानी कि FeBr3 का काम था प्लस Br बनाना, है ना। FeBr3 का काम था प्लस Br बनाना, तो टू जनरेट प्लस Br। अब देखो, मोस्टली जितने भी Br2 मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी को FeBr3 ये बना देता है, मोस्टली सभी इसमें बदल जाते हैं। अब देखना कि रिंग जो है वो हाईली एक्टिवेटेड है,
यानी रिंग पे काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब रिंग जो है वो हाईली एक्टिवेटेड है। तो अगर आप ये ऐसी कंडीशन में Br2 प्लस FeBr3 डालेंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्लस Br बनने के चांसेस हैं, और ज्यादा प्लस Br, और रिंग भी क्या है, ज्यादा एक्टिवेट यानी ज्यादा नेगेटिव चार्ज ले रही है, तो रिंग हर जगह Br जोड़ लेगी। यहाँ 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 आपको अब ये बताना है, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ यार, तुम मुझे ज्यादा बोर कर रहे हो टॉपिक से। यस सर। समझ गए ना? बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो 3 जगह Br क्यों आ रहा है, यही तो समझा रहा हूं मैं कि 3 जगह Br क्यों आ रहा है। कुछ और समझा रहा हूं क्या? यही तो समझा रहा हूं कि 3 जगह Br क्यों आ रहा है, या आप कुछ और समझ रहे हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो कुल मिलाकर मैं 2 बातें समझा रहा हूं शायद, कि भाई एक तो प्लस Br कैसे बनता है, FeBr3 का क्या काम है, और दूसरी बात मैं ये भी समझा रहा हूं कि 3 जगह Br क्यों आ रहा है ना? अब देखो, अच्छा Br2 इन H2O में क्या प्रॉब्लम है? अब ये सवाल है कि देखो, किसी ने कहा कि भाई जैसे फिनॉल है तो FeBr3 नहीं चाहिए तो ये डाल लो। भाई मान लो किसी ने कहा कि, मान लो हमने सोचा कि FeBr3 नहीं तो H2O डाल लो, मतलब पानी क्यों डाल लें हम? भाई रिएक्शन जो है वो सॉल्यूशन में ही तो कराओगे। ब्रोमीन को किसी चीज में घोलोगे, फिर उसी में फिनॉल को घोलोगे, फिर रिएक्शन होगी ना, तो पानी का काम इन दोनों को डिसॉल्व कर लेना है। इससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है और रिएक्शन को एक मीडियम मिलता है कि दोनों चीजें किसके अंदर मिलेंगी, पानी। लेकिन पानी तो एक समस्या है यहाँ पर। अब ये नहीं है कि FeBr3 हटा के पानी क्यों डाला, बताया नहीं मैंने अभी कि FeBr3 हटा के पानी क्यों डाला। FeBr3 3 जगह Br लगा रहा है। अगर आपको 3 जगह Br चाहिए तो ठीक है, अगर आपको तीनों जगह Br नहीं चाहिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और में मान लो कोई बच्चा सोचता है कि पानी डाल लें, तो पानी से क्या होता है? देखो फिनॉल पानी को, फिनॉल जो है वो पानी को H+ आयन दे देगा, ये H+। इससे पानी फिनॉल बन जाएगा, HO बचेगा बस फिनॉल पर, O-, इससे फिनॉल बन जाएगा O-, और H और H2O ये बन जाएगा H3O+। इंपॉर्टेंट बात है, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन की क्या प्रॉब्लम है? देखो नॉर्मल OH का भी हाई यानी स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होता है। नॉर्मल OH भी काफी नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। अब फिनॉक्साइड में तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जब किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज है तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकती है, यानी आपने इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, रिंग को देने की टेंडेंसी और बढ़ा दी। इस बार नेगेटिव चार्ज और ज्यादा आएगा ऑर्थो और पैरा पर। तो ये जो है मोर एक्टिवेटेड या मोर प्लस आर इफेक्ट देन फिनॉल, तो आपने इसे ऐसी चीज में बदल दिया है जिसका प्लस आर इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में जो प्लस Br बनेगा
तो वो फिर से 3 जगह आएगा। फिर क्या फायदा हुआ? इसलिए पानी भी तब नहीं यूज करना है जब आपको एक जगह Br चाहिए हो। ऐसी Br3 हटाया, पानी लाया, तो पानी ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, ये समझा रहा हूं मैं। ये आपके समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी समझ रहा है ये सब आपको? हम्म। अब सुनना एक बात और, अगली स्क्रीनशॉट लो। न तुम जानो न हम। देखो, देखो एक चीज, अब फिनॉल के साथ Br2 इन CH2 डालना है। CH2 क्या करता है? CH2 की लो पोलैरिटी होती है। लो पोलैरिटी का मतलब ये जो फिनॉल है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ये सिंपल मतलब जैसे लो पढ़ो वाली लैंग्वेज में, कि फिनॉल को H+ आयन देकर फिनॉक्साइड आयन बनाने से रोकेगा ये। लो पोलैरिटी, पानी हाई पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट हो गया जो जल्दी फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन बना देता है। पानी, दोबारा बोलता हूं, पानी जल्दी फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन बना देता है। CH2 लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, और ये लिखो, रुक जाए एक मिनट। इट्स सुप्रेस्ड, ये आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। इट्स सुप्रेस्ड आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में बदलने से रोकता है। तो फिर ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट है, यानी आपका जो फिनॉल है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और फिर आपका Br एक ही जगह आता है। और वैसे भी आप ये समझिए, देखो इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि जब FeBr3 का काम होता है प्लस Br जनरेट करना, वो ज्यादा प्लस Br, अच्छे से प्लस Br बनाता है। फिलहाल FeBr3 तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा प्लस Br तो यहाँ बन नहीं रहे हैं। अब सवाल ये है कि CH2 क्यों डाला गया है? CH2 डाला गया है ताकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में ना बदले, ज्यादा ना बदले। इससे एक तो प्लस Br की अमाउंट अब कम है, अब कम है तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन भी नहीं बन रहा है, तो ये चांस बढ़ जाते हैं कि अब जो Br है वो एक ही एक जगह जुड़े। Br2 इन FeBr3 में क्या हो रहा था, एक तो Br2 इन FeBr3 मिलकर प्लस Br की भी कमी नहीं होने दे रहे थे, ऊपर से फिनॉल का एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी ज्यादा था, और फिनॉल और काफी ज्यादा प्लस Br मिलकर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ क्या हो जाता है कि ब्रोमीन Br2 इन CH2 से बहुत ज्यादा प्लस Br जनरेट नहीं होता, और दूसरा फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन बनने से रोकता है CH2। इससे आपका तीनों जगह Br अटैक नहीं होगा। आया समझ? जल्दी बताओ, फिर अगली चीज बताने, मेरे को बोर मत करा करो तुम मुझे। हम्म, ठीक है, चलो अब सुनो। अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा, है उसको देखना। अब होमवर्क है,
पता है तुमको क्या करना है? तुमको पहले, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास है, अभी 1/3/4 हो गई है, 25% बची है, यानी कम से कम 15 मिनट। अच्छा तुमको क्या करना है, ये होमवर्क है भाई, ये मेरे को ना मैसेज तुम बार बार मत लिखा करो कि ये क्लास के बाद कर लें, क्योंकि मेरे पे आज ये ऐसे 5 मैसेज आए कुल मिलाकर भाई, क्योंकि तुम क्लास के बाद कर लोगे वो मैं समझ गया, मगर आपके क्लास ही समझ में नहीं आएगी तो क्लास के बाद क्या करोगे? अब आप मुझसे कल को परसों कहेंगे कि ये वाली चीज हम क्लास के बाद कर ले, अरे मेरे को कन्वर्जन कराने हैं तो तू क्लास के बाद करेगा तो उसमें क्या होने वाला है? फिर तू जिंदगी में कभी भी करता रही हो, शादी के बाद कर लियो, ठीक है? पेपर आ जाए, पेपर हो जाए, फिर शादी के बाद करता रहियो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज की अभी जरूरत है अब तू उसको बाद में करेगा, क्या फायदा हुआ उसका? राइटिंग सुधार रहे हैं क्या हम? अब सुनो, 5 बार लिखना है इसे। अब सुनो क्या लिखना है भाई, ये चार्ट बनाना है। देखो भाई, मैं समझता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा, अगर आपने क्लास देखी है तो सो रहे हैं तो मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है, ठीक है, मेरा घर बिक जाएगा, तो ऐसा ना करें, जगते रहें, इसमें मेरा बहुत फायदा है। बाकी आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझे हो तो इसे अंश को फोन मिला लेना, ये तुम्हें समझा देगा। BR नाम लिखेंगे हम इनका, ओए अगस्त की फीस सबमिट कर दो। तो पता है लास्ट में, देखो अगर सब कुछ अच्छा रहा ना तो हम एक 12th का भी ऑफलाइन बैच बनाएंगे, 1-2 महीने में मैं आपको बता दूंगा। मतलब ये तो चलता ही रहेगा जैसा चल रहा है, जिसको उसमें आना होगा वो आ जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। सब कुछ सही में ये भी समझ लेना कि एकेडमी वाले भी कहेंगे तो ही, है ना? NO2 3 जगह आएगा। अरे ध्यान से देखना भैया, अभी थोड़ी सी बात अधूरी है, यहाँ छोड़ दो। अच्छा हाँ, अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा, सल्फोनेशन करते हैं ना, सुनना इस बात को, इस पे बात करेंगे। जब मैं कहूँ बात करेंगे इसका मतलब कोई टॉपिक है बोरिंग, और आराम से सुनेंगे, तो इस पे बात करेंगे। बात ये करनी है कि जैसे हम पहले सल्फोनेशन करते थे तो हम क्लोरोबेंजीन में ये डालते थे, तो आपके 2 प्रोडक्ट बनते थे, एक में SO3H ऑर्थो पर आता था, एक में पैरा पर, लेकिन आज क्या है 2 जगह आ गया है एक साथ। तो आप ये मत समझिए कि सब में 2 जगह आ गया है, किसी में एक ही जगह आया है। मतलब ये जो फिनॉल है, फिनॉल लिए थे मैंने कई सारे, 100 लिए थे, 100 में से 50 के अंदर ऐसा हुआ है, 20 ऐसे भी होंगे जिनमें एक ही SO3H है यहाँ या यहाँ, 10 ऐसे भी होंगे जिनमें 3 जगह SO3H है, समझे? इन वालों से काम है। अगर इन वालों में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें तो दोबारा ये बन जाता है, 3 जगह आ जाता है, 2 जगह है लेकिन 3 जगह आ जाएगा, पिक्रिक एसिड। अब इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है भाई? अगर ये ऐसे बन जाता है तो हम इसे ऐसे क्यों बनाएं? ये लोअर यील्ड है। लोअर यील्ड का मतलब है जैसे 100 मॉलिक्यूल लिए तो 30-40 ही ये बने, ये प्रोसेस हायर यील्ड है। सुना है कि फिनॉल जितना भी लोगे उसका 90% पिक्रिक एसिड बन जाएगा, इसलिए ये हायर यील्ड वाला प्रोसेस है, ये लोअर यील्ड। पिक्रिक एसिड कोई इंपॉर्टेंट चीज है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है पिक्रिक एसिड। आ रहा है समझ? इतना आया समझ? एक बार बता दो, बहुत देर हो गई, सो ना गए हो तुम। यस सर। हम्म
सर है ना? ये कंसंट्रेटेड HNO3 में डालेंगे, जैसे आपने वो सल्फोनेशन वाले में करा, अगर 2 या 3 या एक जगह पे लगाओ और तब डालें तब भी यही बनेगा, तब कुछ और बनेगा? समझ नहीं आया मेरे क्वेश्चन, दोबारा एक बार बोलना। सर SO3H जैसे इसमें 2 जगह है, उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाला तब बना पिक्रिक एसिड। हम्म। अगर एक पे एक जगह ही हो SO3H या दो नहीं वो नहीं, दो तीन वाले से तीन। बनेगा, दो वाले से। ओके सर। हाँ, तुम क्या कह रही हो मुदीता? सर फिर तो वो भी ज्यादा हो बनता होगा। क्या ज्यादा बनता है, बोल के बता दो। ये दो, हाँ ये ज्यादा बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 100 में से 50 ही बदलते हैं। ये तो वो तो एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 जगह तो 3H भी आता है, एक जगह 3 जगह भी। अगर ये 100 है तो ये समझ लो ये सबसे ज्यादा होंगे, 100 में से 95, 93। उनमें से काफी ज्यादा 95 में से 90 इसमें बदल जाएंगे, पिक्रिक एसिड में। चार्जर लगा लो। अरे बताए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी एंड में। अब सुनो भाई, ये थोड़ी हमें लिखना है पेपर में कि 50% बनता है 90। तो लिखना क्या है भाई, किताब पढ़नी है, बुक पढ़नी है। जब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पेज पढ़ना है, कहूंगा मैं अभी मान के चलो आज से तीसरी चौथी क्लास में शुरू होगा वो सब, तो उस तरीके से करना है। हाँ अभी खत्म नहीं, मिटा दिया होता मैंने इससे। अच्छा सुनो, इसका ये भी कर सकते हो, फिडिल क्राफ्ट असाइलेशन, ओ एल्काइलेशन। फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये नॉर्मली होता है इसका। इसका भी कारण बताया जा सकता है कि ये नॉर्मल क्यों रहता है, लेकिन अबे भाई हर चीज का कारण पड़ेगा तो वो कहने सुनने में अच्छा होता है कि भाई देखो 3 इडियट पिक्चर देखने में अच्छी है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है कि आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जाके टॉयलेट नहीं कर सकते, आपको जेल हो जाएगी, है ना, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ऐसी चीजें सहनी पड़ जाए जिनसे आपको जीने का मन ही ना करे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सी चीजें वो दिखाते हैं। रियलिटी ये है कि जो भी यहाँ पढ़ने आता है, यहाँ हम भी, मैं रियली इस रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ये बात कि मैं किसी को 3 इडियट का स्टूडेंट नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसको करना कैसे है। जस्ट अब सुनो, एक चीज मैं भूल रहा हूँ और मेरे बहुत देर से दिमाग में यार, ये CS2 हो गया, नहीं भूल रहा, हो गया। ये था वो, इसको बनाना है कितनी बार, 5 बार। होम, घर से होम जो होता है, हाँ अपना घर होता है, तो अपने घर से है। जिनका रेंट पे है वो हाउस लिख लेना। हाँ तो जी, तो अब असली चीज आएगी। ये तो सब अनाड़ी थे, खिलाड़ी तो अब आएगा। सुनो देखो, इसको ना 10 बार लिखना, अब जो मैं बताऊंगा 10 से कम नहीं चलेगा ये। अगर आपने अगली क्लास में इसे 10 से कम बार लिखा तो मैं आपके साथ क्या कहते हैं उसे, अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ तो ये 5 बार। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है। आप रिफ्रेशर भी ले सकते हैं, कौन सी लेनी चाहिए कि हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखो प्रदीप जो है वो थोड़ी टफ होती है, वो कंपटीशन के भी काम आती है। ABC ले लो, ABC मैंने सारी पढ़ी हुई है। प्रदीप, ABC, OB टंडन, दिनेश, जो भी आती है सबको मैंने, हर टॉपिक को एक बुक में से मैंने एक बार देखा हुआ है। जितनी आप कहते हैं, जितनी अवेलेबल है मार्केट में, सबको एक एक बार मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ सुनो, हाँ और ध्यान से सुनना है, इसे 10 बार लिखना है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूं। देखो, बहुत गुणा में 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई 1000 फैक्टोरियल, समझते हो? ऐसे बनता है ना फैक्टोरियल, इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सच बता रहा हूं मैं, असेंडिंग है ये, समझ लो असेंडिंग भी इसके सामने कुछ नहीं। तो याद कराने का तो टाइम नहीं है कि मैं इसे याद कराऊं, मैं लिख के दे रहा हूं, आप उसको रिपीट करना। देख, बेंजीन लिया, बेंजीन का किया नाइट्रेशन। अब जैसे मैंने नाइट्रेशन बोला और तेरे दिमाग में नहीं आया कि नाइट्रेशन क्या होता है, तो रेस्ट इन पीस। समझ रहे हो ना? एक ही बारी में समझा देता हूँ मैं, रेस्ट इन पीस से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कोई भी चीज गलत नहीं लिखनी है, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना है। जब पेपर तुम्हारे घर वाले बनाए उस दिन अपनी तरफ से चेंज करना है, या वही चेक करें। जब तक पेपर बाहर से आए, जब तक 3 इडियट नहीं बनना है। 3 इडियट वाले की वाइफ छोड़ के भाग गई है उन्हें, ये भी समझ लो। ये जरूर लिखना है, जीरो का एक नहीं, एक भी नहीं करना है, जीरो छोड़ना भी नहीं। मुझसे कोई सवाल नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाना है, राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, इसको 10 बार लिखना है, सेम चीज को। एक हो गया, अगर रुको अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, अगर आप इसमें Cu2Cl2 डालोगे, देखो अब तुम इस लायक हो गए हो कि अगर मैं चुप रह के भी लिखूंगा ना कि ये चीज है और ये चीज, तुम समझ जाओगे कि मैं कुछ बना रहा हूं। तो मैं चुप रहता हूं और तुम समझ जाना, दिल की बात। तो समझ गए आप ये दिल की बात? इसे 10 बार बनाना है, ये एक बार हो गया। देखो ध्यान से, इससे क्या बन रहा है, समझ गए ना? जल्दी जल्दी बताओ, समझ गए ना क्या करना है? इसे 10 बार बनाना यस है, सर, इससे सब कुछ बन रहा है। इससे सब बन जाएगा, तुम्हें केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। और इसे ऐसी गलती नहीं करनी है कि इसे नहीं बनाना। क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास।
तो जो भी होमवर्क नहीं करेगा, अब मैं क्या करूंगा, उसका नाम लिख के बकायदा ग्रुप पे और उसके पीछे लिख दूंगा रेस्ट इन पीस, है ना। ठीक। तो ये है दिए और तूफान की कहानी। इस तरह से रात भर दिया तूफान से लड़ता रहा, फिर भी बुझा नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। भाई अगस्त की फीस सबमिट कर दो। बहुत ही गरीब हूं मैं। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना अपनी गरीबी के बारे में, तो तुम सुदामा को भूल जाओगे। तुम पता है क्या कहोगे सौरभ सर। किसी को बताया करोगे कि भाई समझ ले बिल्कुल सौरभ सर था वो बंदा। हाँ, सच हो जा रहा है। ठीक। ये समझ लो कि बस मैं बता नहीं पा सकता हूँ कितना गरीब हूँ मैं। तो प्लीज फीस सबमिट कर दो, है। ठीक।